ठीक हूँ बेटा, आप बताइए। वेट कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। The research that applies the laws at the time of field study to draw more and more clear outcome. तो ये इसका आंसर अप्लाइड रिसर्च होना चाहिए, दैट इज रिलेटेड विद द फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी से यही है। चलो एक सेकंड चेक करके बताओ। हाँ 1 बजे है क्लास आज, 1 बजे है क्लास आज। चलिए हमारा कौन सा टॉपिक कर रहे थे लास्ट में? पेडागोजी वाला हो गया था या पेडागोजी पेंडिंग? आई थिंक पेडागोजी भी हो गया था ना, हो गया था पेडागोजी। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। ह्यूटागोजी पढ़ लिया क्या, रह गया है? मेरे को ये बस तीनों हो गए हैं ना? हाँ पीएच खत्म हो गया, वही तो पूछ रहा हूँ। मैक्सिम भी हो गया, पीएच भी हो गया, टीचिंग इंट्रोडक्शन भी हो गया, ये वाला पढ़ लिया। ओके चलो देखिए, जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, डिस्कशंस की बात करते हैं, हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो स्टूडेंट और टीचर है उसके बीच में किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, या कहाँ पर स्टूडेंट का रोल होना चाहिए, या कहाँ पर टीचर का रोल होना चाहिए। तो हमारे पास दो अलग अलग तरीके के अप्रोचेज आ जाते हैं। प्लीज़ आप बातें बंद रखेंगे और क्लास पे फोकस करेंगे। दो अलग अलग तरीके की अप्रोचेज आ जाती हैं, जिसको आप टीचिंग मॉडल्स भी बोल देते हो, जिसके अंदर हमारे पास एक मॉडल होता है जिसको बोलते हैं हम टीचर सेंट्रिक मॉडल। कौन सा मॉडल? टीचर सेंट्रिक मॉडल। और दूसरा मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल। ठीक है, पहले तो नाम से ही क्लियर होना चाहिए। टीचर सेंट्रिक मॉडल का मतलब, वॉइस स्टक हो रही है क्या? सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है रिफ्रेश कर लो। टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि जो टीचर है वो सेंटर में रहेगा। टीचर सेंट्रिक मॉडल का मतलब क्या हुआ कि जो टीचर है वो सेंटर में रहेगा। दैट सिंपली मीन्स, यार क्या है तुम लोगों की प्रॉब्लम? मेरे एंड से सब सही चल रहा है, तुम एक बार खुद भी रिफ्रेश कर लिया करो ना यार। स्टक वॉइस ब्रेक लिखना शुरू कर देते हो सकता सिर्फ तुम्हारा ही हो। तो एक बार दिखा ऐसा कुछ लगता है तो एक बार खुद से रिफ्रेश करके उसके बाद लिखा करो, नहीं तुम्हारे चक्कर में फिर सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। अपना रिफ्रेश करो। टीचर सेंट्रिक अप्रोच और स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। अब टीचर सेंट्रिक अप्रोच में क्या है? टीचर सेंट्रिक अप्रोच में क्या है कि जहां पर फोकस किस पे होगा? टीचर पे होगा। मतलब जो कुछ भी कर रहा है वो टीचर कर रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि स्टूडेंट हैं वो टीचर पे डिपेंड करने वाले हैं, जैसे पेडागोजी में होता है। कैसे होता है? जहां पर
पैडागॉजी में होता है। और स्टूडेंट सेंट्रिक है जहां पर स्टूडेंट का रोल हो जाता है, जहां पर स्टूडेंट का रोल होता है कि स्टूडेंट किस तरीके से आगे बढ़ेगा, स्टूडेंट किस तरीके से खुद पे डिपेंड होके या अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल को क्रॉस करेगा। ठीक है, किस तरीके से वो रिफ्लेक्टिव लेवल को क्रॉस करेगा या स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच का पार्ट है। तो अगर आप इधर देखोगे टीचर सेंट्रिक मॉडल में हम किस पे फोकस करते हैं, फोकस इज ऑन इंस्ट्रक्टर, जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है हम उस पे फोकस करते हैं। यहाँ पर फोकस ऑन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर होने के बाद भी जो टीचर का रोल है वो तो नहीं खत्म हो जाएगा, तो टीचर एक तरीके से फैसिलिटेटर का काम है वो करता रहेगा। टीचर किसका काम करता रहेगा, फैसिलिटेटर का काम है वो करता रहेगा। दूसरा, फोकस इज ऑन लैंग्वेज फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, व्हाट द इंस्ट्रक्टर नो अबाउट द लैंग्वेज। जो इंस्ट्रक्टर को पता है, जो इंस्ट्रक्टर को पता है वो बच्चों को पढ़ा रहा है। सो टीचर को पता है हमें स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, सब चीजें फिक्स की गई हैं और उन सारी चीजों को टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स कि एक हमारा जो करिकुलम है वो प्री डिसाइडेड है। जो करिकुलम है वो क्या है, वो प्रॉपरली डिसाइडेड है और हर किसी को पता है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, उन सारी चीजों पे फोकस किया जाता है। राइट, लेकिन जब स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच आ जाती है तो वहां पर ये सब चीजें फिक्स नहीं होती। फोकस इज ऑन लैंग्वेज फॉर्म यूज्ड इन टिपिकल सिचुएशन, कि बच्चे किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में सीखेंगे, कि बच्चे अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से सीखेंगे, हाउ दे विल लर्न, अपने हिसाब से। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर बोलता है और बच्चे सुनते हैं, ऑब्वियसली बात है, बच्चे डिपेंड कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर पे, तो इंस्ट्रक्टर क्या है, इंस्ट्रक्शन देगा और बच्चे हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे। और इंस्ट्रक्टर मॉडल में क्या होता है, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर मॉडल की तरह काम करता है, मतलब एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता है और बच्चे इवन के आपस में भी क्या करते हैं, इंटरेक्शन, स्टूडेंट आपस में भी इंटरेक्शन करते हैं, इंस्ट्रक्टर भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। देखो मैं अपने एंड से एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद रिफ्रेश कर लो, क्योंकि इसके बाद स्ट्रक्चर मत लिखना, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इंस्ट्रक्टर मॉडल में क्या होता है, स्टूडेंट इंटरेक्ट विद इंस्ट्रक्टर एंड वन अनदर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर खुद उनको क्या करेगा, हिंट देगा और बच्चे आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। स्टूडेंट्स वर्क्स अलोन, जो स्टूडेंट हैं वो खुद से काम करते हैं, मतलब उनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का, एक दूसरे के साथ बात करने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या करता है, स्टूडेंट वर्क्स इन पेयर्स, इन ग्रुप्स और अलोन डिपेंडिंग अपॉन पर्पस ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ पर क्योंकि बच्चों को फोकस किया जा रहा है काम पे, एक्टिविटीज पे, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स ईच स्टूडेंट्स अटरेंस, मतलब बच्चे जो कोई गलती कर रहे हैं उन गलती को सही करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर स्टूडेंट टॉक्स विदाउट कांस्टेंट इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद से बार बार टीचर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, तो वो धीरे धीरे खुद ही सारी चीजों को करते रहते हैं। इंस्ट्रक्टर आंसर स्टूडेंट्स, तो इंस्ट्रक्टर है वो बच्चों के सवालों के जवाब देता है। यहाँ पर स्टूडेंट है वो इंस्ट्रक्टर से भी सवालों के जवाब लेता है, लेकिन वो आपस में ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, बच्चे एक दूसरे के सवालों के जवाब ज्यादा देना पसंद करते हैं। इंस्ट्रक्टर चूज टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसकी सिलेक्शन कौन करेगा, इंस्ट्रक्टर करेगा। इसके द्वारा किया जाएगा, इंस्ट्रक्टर के द्वारा टॉपिक की सिलेक्शन की जाएगी। और स्टूडेंट हैव सम चॉइस ऑफ टॉपिक, और यहाँ पर स्टूडेंट के पास कुछ चॉइस होती है टॉपिक्स को लेकर। इंस्ट्रक्टर इवेल्युएट स्टूडेंट्स लर्निंग, जो इंस्ट्रक्टर है वो बच्चों की लर्निंग को इवेल्युएट करेगा, क्योंकि पूरा कंट्रोल किसके पास है, टीचर के पास है। यहाँ पर स्टूडेंट इवेल्युएट देयर ओन लर्निंग, तो अपनी वो खुद की लर्निंग को क्या कर रहे हैं। क्लासरूम में क्वाइट चुपचाप होता है, क्योंकि सारा कंट्रोल किसके पास होता है, टीचर के पास होता है। क्लासरूम इज नॉइजी एंड बिजी, नॉइजी क्यों, क्योंकि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के। तो अगर आप इसको समझ लो तो ये आपकी पेडागोजी अप्रोच है, और ये कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, कहीं ना कहीं यूटागोजी भी इसका पार्ट बनता है। तो ये बेसिक है। अब आपके पेपर में यहाँ से ना कई बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। समटाइम्स दे आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेटमेंट, वो आपको स्टेटमेंट टाइप सवाल पूछेंगे, स्टेटमेंट्स देके पूछेंगे कि इसका ये बताओ, इसका ये बताओ। ठीक है, इस वजह से अंडरस्टैंडिंग, हाँ एंड्रागोजी बोल सकते, सॉरी मैंने अंडरस्टैंडिंग लेवल्स एंड्रागोजी लिखा, एंड्रागोजी लिखा, वो मैं लेवल्स से लिख दिया एंड्रागोजी। ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि कुछ चीजें हैं वो एंड्रागोजी की यूजफुल हो जाएंगी और कुछ बातें हैं वो यूटागोजी से आ जाएंगी।
उसके बाद जब भी हम क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में भाई उल्टागोजी का मीनिंग अब मैं क्या बताऊं, कल की क्लास देख के आओ। ये बात, इस बात से मुझे दिक्कत होती है। जो टॉपिक मैं 1.5 घंटा लगा के 2 घंटे पिछली क्लास में पढ़ा के आया हूँ, अगर आप यहाँ पे आके उसी चीज़ को पूछोगे तो वो तो गलत है ना, वो तो गलत है ना। दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझाने से नहीं है, प्रॉब्लम आपकी नेग्लिजेंस की। 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक होती है जहां पर क्लासरूम के अंदर जब बातचीत हो रही है, दैट सिंपली मीन्स कि जब हम क्लासरूम के अंदर चले गए, है ना, कहां पर चले गए, जब हम क्लासरूम के अंदर चले गए तो वहां पर बच्चे और टीचर, उनके बीच में इंटरेक्शन होती है। क्या होती है? इंटरेक्शन होती है। दैट सिंपली मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर टीचर है, और आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। एक जगह पर स्टूडेंट है, एक जगह पर टीचर है, और वो आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। तो जब बातचीत किया जाता है तो टीचर बच्चों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ये सब बच्चे स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स कि उसके कुछ हेल्पिंग बिहेवियर होंगे जिसको उसे फॉलो करना पड़ेगा, है? उसके हेल्पिंग बिहेवियर होंगे और उसे फॉलो करना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा पहली बात। ये तो हो गया इंटरेक्शन का। लेकिन उससे पहले जब टीचर अभी क्लास में नहीं आया, जब टीचर अभी क्लास में नहीं आया तो उससे पहले टीचर को कुछ चीजों पे फोकस करना पड़ता है। टीचर को कुछ चीजों पे फोकस करना पड़ता है अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये वाली क्लास लेनी, तो ऑब्वियसली बात है मुझे क्लास में आने से पहले कुछ प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैंने उस दिन भी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया था कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसा पढ़ाने वाला हूँ, मेरी स्लाइड रेडी है, मेरा इंटरनेट चल रहा है, सब चीज़ें हैं ना। ऑनलाइन में तो मैं यही देखूंगा, ऑफलाइन में मैं बाकी चीज़ों को देखूंगा। तो जब प्लानिंग फेज में होती है तो वहां पर कुछ की बिहेवियर्स होते हैं टीचर के। क्या होते हैं? की बिहेवियर्स, जो टीचर अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करता है, जो टीचर अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करेगा कि मेरे को इन सारी कैपेबिलिटीज को अपने अंदर डेवलप करना है, या मुझे किस तरीके से अपना लेसन बनाना है, मुझे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, मुझे कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, इन सारी बातों के बारे में बात करें। तो बेसिकली आपके सिलेबस में 5 तरीके के हेल्पिंग बिहेवियर हैं और 5 तरीके के की बिहेवियर, और ये एक सीक्वेंस में ही याद करने पड़ेंगे। 5 तरीके के हेल्पिंग बिहेवियर हैं और 5 तरीके के की बिहेवियर हैं। ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से और इनका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चार्ट में लिखते जाना। सबसे पहले हम समझते हैं की बिहेवियर। की बिहेवियर, अब की बिहेवियर का एक निमोनिक है लाइट्स। मतलब आप चाबी ढूंढने के लिए गए, अंधेरा था तो आपने लाइट्स ऑन कर ली, ऐसे मतलब कुछ भी याद रखें। LITES, LITES। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले आता है L से लेसन क्लैरिटी, कि टीचर को अपने लेसन की क्लैरिटी का होना जरूरी है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या, कि मैं क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या, कि मैं क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या नहीं, उस चीज पे मैं फोकस करता हूँ। और फिर मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है तो मैं अपने इंस्ट्रक्शंस की वैरायटी देखूंगा। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब क्या है कि मैं बच्चों को किस किस तरीके से पढ़ा सकता हूँ, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, मैं कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। मैं स्लाइड्स का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, मैं डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। मैं कौन कौन से टूल्स हैं जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी है, उसके जो पैटर्न है वो मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसके जो पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स पे मैं किस तरीके से फोकस कर सकता हूँ। दैट इज की बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। तीसरा, थर्ड होता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। बीइंग अ टीचर तुम्हारे कौन से काम है क्लासरूम के अंदर, बच्चों की ओरिएंटेशन कैसे करोगे,
टीचिंग टीचर टास्क ओरिएंटेशन, टीचर टास्क ओरिएंटेशन। चौथे नंबर पे आ जाता है, चौथे नंबर पे आ जाएगा इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। और पांचवा क्या होता है, फिफ्थ इज स्टूडेंट सक्सेस रेट, स्टूडेंट सक्सेस रेट कि बच्चे कितना सक्सेसफुल हुए तुम्हारी क्लास, ठीक है। तो यहां पर ये आपके की बिहेवियर है, 5 की बिहेवियर होते हैं, जिसमें सबसे पहला की बिहेवियर है लेसन क्लैरिटी। अभी बताया लेसन क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसन क्लैरिटी। आइडिया शुड बी क्लियर टू ऑल लर्नर एट ऑल लेवल्स। तो टीचर को ये मेक श्योर करना है कि वो जो भी पढ़ा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो एक क्लैरिटी के साथ करे, क्योंकि अगर टीचर को खुद ही चीजें क्लियर नहीं है तो बच्चों को कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर वो खुद किसी टॉपिक में कंफ्यूज है, अगर वो खुद ही किसी चीज में कंफ्यूज है, तो फिर वो बच्चों को क्या ही समझा पाएगा, है ना। तो पहले उसको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने टॉपिक की। आइडिया शुड बी कन्वेड इन अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर। दे शुड बी अनकॉम्प्लिकेटेड एंड विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शन, कि उसमें किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो आप उसमें क्लास में जाने से पहले क्या कर सकते हो, अपना सब कुछ फाइनल करके जा सकते हो पहले से, कि ये करना है, मुझे ये करना है ना। इन सारी चीजों पे क्या कर सकते हो, पहले से ही फोकस कर सकते हो, लेसन क्लैरिटी पे काम कर सकते हो। यू कैन वर्क ऑन द लेसन क्लैरिटी, ठीक है। किस पे फोकस कर सकते हो, आप लेसन क्लैरिटी पे काम कर सकते हो कि किस तरीके से बच्चों को मुझे चीजों को और अच्छे तरीके से पढ़ाना, पहली बात। देन आता है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब क्या हुआ, कि आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से दोगे, है ना। जब क्लासरूम में चले गए लेसन क्लैरिटी के साथ, आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो क्लासरूम के अंदर आप कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस वैरायटी का इस्तेमाल करने वाले, कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। यूज द वैरायटी ऑफ टीचिंग टूल्स, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, एक्टिविटी, स्पेस एंड डिस्प्ले। तो डिपेंड करता है कि टीचर कितने तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट अ टीचर कैन यूज। कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। जैसे कोई क्विज ले लिया, या ओपन एंड क्वेश्चन आ गया, रैपिड फायर राउंड करवा दिया, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है वो जो 4 ऑप्शन वाले होते हैं, या फिर डाइवर्जेंट है जिसके अंदर आपको खुद से एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है। तो कौन कौन से मेथड्स का क्या कर सकते हो आप इस्तेमाल कर सकते हो, कौन कौन से मेथड्स का आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। देन आ जाता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, टू मैक्सिमाइज द टाइम स्पेंट टीचिंग, बी श्योर टू हैंडल इनएविटेबल इंटरप्शंस क्विकली, expedite and giving collecting the material, prevent or quickly put an end to distracting behavior, organize lesson and establishing smooth transitions. That means कि जब टीचर अपने टास्क को कर रहा है तो उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन करे, मतलब जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनको साइड पे करना, क्लासरूम के जाके सारी चीजों को टू द पॉइंट रखना, मतलब क्लासरूम के फ्लो को स्मूथ रखने की कोशिश करना। क्लासरूम के स्कोप को क्या बोलते हैं, जो फ्लो चल रहा है क्लासरूम का, उसको स्मूथ रखने की कोशिश करना। क्लियर। एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना, अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको चुप करवाना, खुद से बच्चों को टास्क देने की कोशिश करना। तो मतलब क्लासरूम के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। देन आता है एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। लगातार उस लर्निंग प्रोसेस को क्या करते रहना, मॉनिटर करते रहना, ये देखते रहना कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चों को चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। Constantly monitor any seat work and group work. Set rules for when students can leave class without disruption. Keep a daily schedule to minimum confusion. तो क्लासरूम में बच्चों के साथ किस तरीके से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो किसका पार्ट बन जाएगा, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। और लास्ट है स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये की बिहेवियर, यहाँ से आप लोगों के हेल्पिंग बिहेवियर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये पहला हेल्पिंग बिहेवियर का पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर हेडिंग लिखना रह गया था, यहाँ से हेल्पिंग बिहेवियर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। की बिहेवियर में लास्ट में क्या है, स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट का मतलब यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट से नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट सक्सेस रेट का मतलब सिर्फ रिजल्ट से नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि बच्चों की लर्निंग में क्या चेंज हो रहा है, बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है, क्या हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं या
अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है जी, अगर आप ध्यान से देखते हो क्लासरूम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना होता है, या ये समझ लो कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होगी। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब यही हुआ कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना। तो वो स्टूडेंट का सक्सेस रेट है। आपने ये देखना कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं या कितना नहीं सीख पा रहे हैं। Students should spend about 60-70% of on the task that allow almost complete understanding of the material. Being taught with only occasional error. The content should be reflect prior learning with easy to grasp steps for new material. Student की जो मैं समझाना चाहता हूँ, क्या बच्चों ने वो सीखा या नहीं सीखा? That is the success rate of students. Even के टीचर का success rate भी वही है ना? जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि क्या सिखाना चाहते हो क्या नहीं। अगर जो सिखाना चाहते हो वो नजर आ रहा है तो दैट इज गुड, और अगर जो सिखाना चाहते हो वो नजर नहीं आ रहा दैट इज बैड। बेसिकली आउटकम पे हो जाएगा। जरूरी नहीं है आउटकम हमेशा नंबर से ही आता है, आउटकम बिहेवियर से भी आता है, आउटकम और बहुत सारी चीजों से भी देखने को मिलता है। तो ये 5 आपके की बिहेवियर। उसके बाद आता है हेल्पिंग बिहेवियर। अब हेल्पिंग बिहेवियर का मतलब क्या है कि टीचर बच्चों को कैसे इन्वॉल्व रखेगा। टीचर बच्चों को कैसे इन्वॉल्व रखेगा कि बच्चों को कनेक्टेड फील हो कि हम इस क्लास का हिस्सा है, वी आर द पार्ट ऑफ क्लास। तो उसमें सबसे पहले यूजिंग स्टूडेंट्स आइडिया, ये की बिहेवियर थे। अभी आते हैं हेल्पिंग बिहेवियर। हेल्पिंग या हेल्पफुल बिहेवियर कुछ भी बोल सकते हो आप। इसमें शुरुआत कहां से करनी है? यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज। बच्चों से आप बोलोगे कि आप अपने अपने आइडियाज दो ना। स्टार्टिंग में हम ये सोचते हैं कि बच्चों को बोलो कि आप अपने अपने आइडियाज बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है। तो तभी तो बच्चे कनेक्टेड फील करेंगे ना। इस बिहेवियर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को कनेक्टेड फील करवाना, कि बच्चे कनेक्टेड फील करें आपके साथ। तो इसमें स्टूडेंट के आइडियाज और कॉन्ट्रीब्यूशन पे पहले फोकस करें। फिर ठीक है, इधर मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा ही देता हूँ। यहाँ पे यूजिंग स्टूडेंट्स आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन। पहला, टीचर शुड यूज मीडिएटेड डायलॉग एंड शो टू एक्नॉलेज, मॉडिफाई, अप्लाई, कंपेयर एंड समराइज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स एज नेसेसरी। दैट सिंपली मींस कि पहले हम बच्चों के आइडियाज को अंडरस्टैंड करेंगे, बच्चों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो जो आइडियाज दे रहे हैं चाहे वो यूजफुल है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर बच्चों को क्या करना है, एक तरह से मोटिवेट करना है जो भी वो आइडियाज दे रहे हैं। देन उन आइडियाज की स्ट्रक्चरिंग की जाएगी। आइडियाज आ गए लेकिन वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं, तो क्या करोगे, आइडियाज को एक स्ट्रक्चर में लगा दो। जैसे ना एक शेड्यूल में बना देना कि अच्छा यार ये फिजिबल है, इनको अप्लाई किया जा सकता है, ये फिजिबल नहीं है, इनको अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये बेस्ट आइडियाज हैं, ये अच्छे नहीं है। समझ रहे हो ना? एक तरीके से क्या करना, क्लासेस बना देना, क्लासेस बना देना, है ना? क्लासेस बना देना, ऑर्गेनाइज कर देना। तो प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करनी, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करनी, स्ट्रक्चरिंग करनी। टीचर शुड रीइंफोर्स द लर्नड कंटेंट एंड प्लेस इन रिलेशन टू न्यू कंटेंट। स्ट्रक्चरिंग करना। टीचर शुड गिव ऑर्गेनाइज्ड लेसन ऑन व्हाट टू कम एंड समराइज व्हाट ही हैज बीन टॉट। कैटेगरीज बना देना, स्ट्रक्चर बना देना, एक रूपरेखा दे देनी जो भी आइडियाज हमें मिले, जो भी हमें आइडियाज मिलते हैं उन आइडियाज की एक रूपरेखा बना। तीसरे पे आ जाता है क्वेश्चन। फिर क्योंकि बच्चों के आइडिया थे तो टीचर ने स्ट्रक्चर कर लिया, तो उसने सोचा कि बच्चों से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चनिंग का मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर कर दिया तो अब टीचर पूछेगा ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो गया आइडिया, तो अब टीचर सवाल पूछेगा। मत तो बच्चा जो जो सवालों के जवाब बच्चों को आते हैं वो सवालों के जवाब जिस जिस बच्चे ने दिया है वो देना शुरू। स्ट्रक्चरिंग में क्या आ जाता है, स्ट्रक्चरिंग के बाद आ जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग के बाद प्रोबिंग। अब क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि सारे सवालों के जवाब बच्चों को आते हैं, तो टीचर जिन सवालों के जवाब नहीं आता उसमें प्रोब करने की कोशिश करेगा। प्रोबिंग, प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, हिंट देना।
टीचर बहुत अच्छा है, इसका हिंट है ये, मतलब हिंट देना। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है? हिंट देना छोटे छोटे। प्रोबिंग का मतलब क्या है? हिंट देना। प्रोबिंग का मतलब क्या है? हिंट देना। हाँ, कुछ भी बोल सकते हो हिंट देके कि अच्छा इसका बच्चों को समझ नहीं आ रहा कुछ आंसर, तो फिर टीचर उसको कुछ और बोलेगा, अच्छा ऐसा है। फिर उसको ये समझ नहीं आ रहा तो कुछ और है। फिर कई बार दूसरे बच्चों की तरफ सवाल है वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो कुछ भी ऐसा हो, एक्सप्लोर करना, हिंट देना, एग्जाम्पल देना, कुछ भी जिससे बच्चा चीजों को समझ पाए, जिससे बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए। देन 5वें नंबर पे लास्ट में क्या कर देगा? फिर टीचर्स अफेक्ट। टीचर अफेक्ट का मतलब क्या हुआ? टीचर लर्नर रिलेशनशिप बाय यूजिंग द एंथुसियाज्म। इसका मतलब क्या हुआ? दिख नहीं रहा अभी? दिख रहा है? टीचर अफेक्ट, टीचर अफेक्ट, टीचर अफेक्ट कि टीचर का क्या अफेक्ट हो रहा है। टीचर अपने बिहेवियर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बच्चों को समझाने की, सिखाने की, आउटपुट निकालने की कोशिश करें। तो ये पेपर में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। कई बार आपको सवाल ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा की बिहेवियर है, उसमें हेल्पिंग बिहेवियर दिए होंगे तो वो डिलीट करने पड़ेंगे। कई बार आपको हेल्पफुल बिहेवियर दिए होंगे, उससे में पूछा जाएगा कि इसमें से की बिहेवियर कौन सा है। इस तरीके से देखिएगा, सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और ये फ्री के 2 नंबर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे छोटा टॉपिक है, लेकिन 2 नंबर आपको यहाँ से कंफर्मेशन से मिल जाते हैं। टॉपिक आसान है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को। ठीक है। टीचर इफेक्ट का मतलब है टीचर का एंथुसियाज्म, टीचर की जो एनर्जी है वो उसका इस्तेमाल करता है बच्चों को सिखाने के। लास्ट नंबर सीरियल वाइज भी पूछे जाते हैं, कई बार सीरियल वाइज भी पूछे जाते हैं। कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, अपने गेस्चर्स का इस्तेमाल करता है, कैसे अपने आई कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करता है। तो ये आप लोग टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिए, याद कर लेना। इस टॉपिक सिंपल है वैसे तो, 5 तो पॉइंट है। इवैल्यूएशन, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इवैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक सवाल यहाँ से भी हमेशा आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर भी हमेशा देखने को मिलता है। 2 मार्क्स यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। क्लासरूम बिहेवियर की बात करते हैं, और साथ में जो टीचर अपने अंदर बिहेवियर्स की बात करता है उसके बाद ये आता है। ठीक है, आज के जो दोनों टॉपिक है ना, सिर्फ आज की क्लास से आप 4 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिर्फ आज की क्लास से यू कैन एक्सपेक्ट 4 मार्क्स। क्वेश्चनिंग में मतलब बच्चों से सवाल पूछना, टीचर फैक्ट का मतलब देखना कि हाँ टीचर इंथुसियास्टिक वे में किस तरीके से क्लास में पढ़ा रहा है। इवैल्यूएशन क्या होता है, कौन बताएगा? यूटागॉजी का मतलब होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद से खुद की इवैल्यूएशन करना, एक तरीके से इवैल्यूएशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को देखना, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डिटरमाइंड। इवैल्यूएशन कब की जाती है वैसे? इवैल्यूएशन की जाती है कहां पर? आखिर में, मतलब कोई काम निपटाने के बाद, कोई टास्क कंप्लीट करने के बाद ये देखना कि वो काम कितना अच्छे तरीके से होता है।
है ना। ये देखना कि वो जो टास्क है, वो जो काम है, वो कितने सही तरीके से हो रहा है, क्या उस काम के अंदर हम कुछ सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। मूल्यांकन बोलो। आपको एक काम दिया गया, आपको बोला गया ये काम करो, तो आपको टाइम दे दिया, सपोज करो 7 दिन। आपको बोला गया कि 7 दिन का टाइम है आपके पास, 7 दिन के अंदर आप लोग ये काम करो। तो 7 दिन के अंदर आप उस काम को करोगे। 7 दिन के बाद जब आप काम को खत्म कर दोगे, तो जो काम आपने प्रस्तुत किया, जो आपकी आउटपुट निकाली, उस आउटपुट को क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, असेसमेंट की जाएगी, ये देखने के लिए कि जो ऑब्जेक्टिव थे, जो हमने उम्मीद की थी या जो हमने सोचा था कि 7 दिन के बाद आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी, क्या वो इंप्रूवमेंट आई या नहीं, कि क्या वो इंप्रूवमेंट आई या नहीं आई। दैट इज व्हाट वी कॉल इवैल्यूएशन। इसको क्या नाम दिया जाता है, इवैल्यूएशन का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। इवैल्यूएशन करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, वो फॉलो करनी पड़ती हैं आपको। टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको टेस्ट दिया जाता है और ये देखा जाता है कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, ये देखने के लिए कि जो आपका लेवल है, जो आपका स्टैंडर्ड है, वो आप कहां पे रुके हुए हो। उसमें एमसीक्यू टाइप हो सकता है, ओपन एंड क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ पोजीशनिंग चेक करने के लिए, आपका लेवल चेक करने के लिए पहले टेस्टिंग की जाती है। That means doing word to test question requiring a response yes, no, true, false। तो ये इवैल्यूएशन का या असेसमेंट का सब पार्ट है। और टेस्टिंग में ज्यादातर ना, अभी जो आगे टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे उसमें भी बताऊंगा, ये ज्यादातर जैसे प्रोफिशिएंसी चेक करना है ना, नॉलेज को चेक करना या स्किल्स को चेक करना, इन सारी चीजों पे फोकस करना। राइट। देन आता है मेजरमेंट। मेजर का मतलब क्या होता है, मेजर का मतलब होता है नंबर। जब हम बच्चों की परफॉर्मेंस को न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट कर देते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव टर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। व्हेन वी प्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन अ क्वांटिटेटिव मैनर, क्या कर देते हैं, एक क्वांटिटेटिव मैनर में जब बच्चे की परफॉर्मेंस को हम एक्सप्रेस कर देते हैं। गिविंग रिस्पॉन्स, गिविंग परसेंटेज मार्क्स, सिंगुलर असेसमेंट। सो इसमें क्या करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, मेजर करते हो। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जो लगातार चलता ही रहता है। और इसमें टेस्ट, प्रोजेक्शन, पोर्टफोलियो कुछ भी हो सकता है, जहां पर वैल्यूज नंबर में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, नंबर्स। देन आ जाता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेस किया जाता है कंपैरिजन के साथ कि कहां पे स्टैंड कर रहे हो, कैसे। असेसमेंट में क्या होता है, कंपेयर किया जाता है, ग्रेड दिया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ग्रेड देना, कंपेयर करना। तो जब कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी की जाती है आपके रिजल्ट की किसी स्टैंडर्ड के साथ या दूसरे बच्चों के साथ, तो उसको हम बोल देते हैं असेसमेंट। जैसे सीजीपीए दे देते हो या कुछ भी ऐसा दे देते हो। और इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, जहां पर आपको जजमेंट दी जाती है टीचर के द्वारा कि आप पास हो गए हो या फेल हो गए हो। वैल्यू जजमेंट दी जाती है, वैल्यूज जजमेंट दी जाती है। फाइनल जजमेंट मतलब ये डिसाइड करेगा कि आपने उस पूरी जर्नी में क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। इवैल्यूएशन में क्या करना है, इवैल्यूएशन में आप ये देखते हो कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। दैट इज रिलेटेड विद द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करोगे तभी आप एक क्लास को क्रॉस करके दूसरी क्लास में चले जाओ, एक क्लास को पूरा करके दूसरी क्लास में चले जाओ। आपके पेपर में ये टेस्टिंग मेजरमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो टॉपिक पढ़ना वो ये वाला पढ़ना, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। असेसमेंट और इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, देखो असेसमेंट एक लंबा प्रोसेस होता है, लगातार चलने रहने वाला प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आप डेटा कलेक्ट करते हो और उस डेटा के बेसिस पे आप बच्चों की असेसमेंट करते हो और बच्चों को फीडबैक देते हो ताकि वो इंप्रूव कर पाए। तो असेसमेंट में हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। क्लासरूम के अंदर लगातार जब असेसमेंट चलती रहती है तो हम बच्चों को बताते रहते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो, जो डेली डे टू डे बेसिस पे चलता रहता है। दैट इज असेसमेंट। और जब इवैल्यूएशन आता है तो फिर वहां पर असेसमेंट का कुछ स्कोप नहीं है भैया, वो लास्ट डे है। इवैल्यूएशन तक पहुंच रहे हो, असेसमेंट हर रोज हो रही है,
बच्चों को इंप्रूव कर रहे हो, कभी क्विज ले रहे हो, कभी टेस्ट ले रहे हो, लेकिन जिस दिन इवैल्यूएशन आ गया उस दिन फिर इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जो रिजल्ट आ गया सो आ गया, वैल्यू जजमेंट कर दी तो कर दी, उसके बाद कुछ और नहीं हो सकता, उसके बाद कुछ और हो नहीं सकता। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? इवैल्यूएट जो किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है? उसमें आप मेजरमेंट करोगे और असेसमेंट करोगे। देखो, मेजरमेंट मतलब समझ रहे हो ना, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर। मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? बच्चों की न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो उसको क्वांटिफाई करना। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने मैथ में 92 नंबर लिए, साइंस में 75 लिए, सोशल साइंस में, तो ये क्या है? दिस इज मेजरमेंट। और असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? रैंक दे देना, कि जैसे बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो जो असेसमेंट होती है उसमें कंपेयर किया जाता है। देखा ना, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हो तो, और इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, इवैल्यूएशन भी कर रहे हो, सॉरी डेटा को कलेक्ट भी कर रहे हो, कंपेयर भी कर रहे हो और एक रिजल्ट भी निकाल रहे हो, तो इवैल्यूएशन में मेजरमेंट, असेसमेंट और एक पॉइंट और वैल्यू जजमेंट भी लिख दो। साथ में वैल्यू जजमेंट भी लिख लो कि आप असेस भी कर रहे हो, आप मेजर भी कर रहे हो और साथ में वैल्यू जजमेंट भी दे रहे हो, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, ये रिजल्ट की स्टेज है। ठीक है, ये रिजल्ट की स्टेज है, यहां पर आप रिजल्ट्स पे फोकस करते हो। यहां पर आपका फोकस किस पे है? रिजल्ट पे है। आप रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो। क्लियर है? तो पहले इसका डिफरेंस समझ लो। यहाँ पर एक स्लाइड है, पहले मैंने आपको डिफरेंस बता देता हूँ, उसके बाद इसको आगे चला। इवैल्यूएशन फाइनल होता है। ये वाली स्लाइड पहले ये समझ लो, नहीं तो फिर पूरी क्लास में यही पूछे जाओगे बार बार, तो इसको पहले क्लियर कर लो। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? असेसमेंट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा। क्या करना? डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूवमेंट द करंट परफॉर्मेंस। आज की परफॉर्मेंस है जो उसको क्या करना? इंप्रूव करना। आज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, दैट इज असेसमेंट। उसको क्या नाम दिया जाता है? असेस करना। मतलब जिसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है, जिसमें आप बच्चे की परफॉर्मेंस को सही कर सकते हो, जिसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है, जिसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को सही किया जा सकता है, जिसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को सही किया जा सकता है। और इवैल्यूएशन क्या है? जजमेंट पास करना, जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। इवैल्यूएशन लास्ट में होती है जितने रिजल्ट आता है। इवैल्यूएशन का मतलब रिजल्ट निकालना, बस ऐसे याद रखना। फिर उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वो रिजल्ट दे दिया बस, पास तो पास, फेल तो फेल, कोई स्कोप नहीं है इंप्रूवमेंट का। ये डायग्नोस्टिक और ये देखो जजमेंट दे रहे हो। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है? कि असेसमेंट में आपके पास हमेशा स्कोप है चीजों को सुधारने का, है? चीजों को सुधारने का, चीजों को सही करने का स्कोप है। तो इस वजह से ये डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि इसमें आप प्रॉब्लम पे फोकस करके, उसके कॉज पे फोकस करके, उसके सोल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। व्हाट इट डज? इट प्रोवाइड फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। बताया ना, असेसमेंट में इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पर ये गलती कर रहे हो, इस पे फोकस करो, यहाँ पर ये गलती कर रहे हो, इस पे फोकस करो। और यहाँ पर ये देख रहे हो अल्टीमेट की जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे ना, जो आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे, जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, क्या उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? आइदर वी आर एबल टू मीट द स्टैंडर्ड्स और नॉट, जो स्टैंडर्ड्स थे उनको हम मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये फॉर्मेटिव इन नेचर है। फॉर्मेटिव होता है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। आगे मैं फॉर्मेटिव और समेटिव का आंसर बताऊंगा। फॉर्मेटिव होता है इवैल्यूएशन जो क्लासरूम में होती है ना, इंप्रूवमेंट के लिए हर रोज डेली टेस्ट, जैसे मॉक टेस्ट।
जैसे, और समेटिव होता है जो एंड में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आप लोगों का यूजीसी नेट का पेपर है वो समेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव साल के एंड में होता है, सम कर देना सब चीजों, तो वो समेटिव होता है। तो जैसे आपका जिस दिन पेपर होगा वो समेटिव होगा, फाइनल एग्जाम है, लेकिन उसके बीच में आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो ना, बहुत सारे टेस्ट देते हो, तो वो क्या है, वो आपके फॉर्मेटिव है, जो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हो। इसके लिए अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आप फॉर्मेटिव टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। राइट, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। देखो प्रोडक्ट का मतलब हुआ फाइनल आउटकम है ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है फाइनल आउटकम, कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आउटकम को प्रोडक्ट बोल देते हैं। लेकिन प्रोसेस का मतलब है कि उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, और उस रिजल्ट को सुधारने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उस रिजल्ट तक जाने के लिए कैसे कैसे प्रोसेस को फॉलो करो। सो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होंगे। पॉजिटिव है तो उसको हम अच्छा करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर क्वालिटी पे फोकस है, भाई स्टैंडर्ड के साथ मीट करना है, कि स्टैंडर्ड्स को मीट अप कर दिया तो सही है, अगर नहीं किया तो कोई फर्क नहीं। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, कि आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, कैसे आपको सुधारने की जरूरत है। रिफ्लेक्शन का मतलब यही हुआ कि जो आप सही कर रहे हो उसको और सही करने की कोशिश करो, जो गलत हो रहा है उसको भी सही करने की कोशिश करो। तो दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द रिफ्लेक्शंस, कि हम रिफ्लेक्ट करेंगे उस चीज। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि प्रिस्क्रिप्टिव, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना, बहुत सारी चीजें पहले से ही डिसाइडेड है। जैसे हमें पता है कि 60 से ऊपर नंबर आएंगे तो ये क्या बोलते हैं उसकी पोजीशन आती है ना, 70 पे ये पोजीशन आती है, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि रिजल्ट प्रिस्क्राइब्ड होता है, 80% वालों को ये मिलेगा, 90% वालों को ये होगा, तो प्रिस्क्रिप्टिव है। तो वो ऑलरेडी बना रखा है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, बस आपका नंबर, आपका नाम उस पर्टिकुलर एरिया में डालना है जहां पर वो आपकी डिवीजन या वो आपकी पोजीशन बन रही है, जहां पर वो आपकी डिवीजन बन रही है या जहां पर वो आप लोगों की पोजीशन बन रही है उसके ऊपर। उस डिवीजन या उस पोजीशन पे डाल। देन क्राइटेरिया, अब इसके क्राइटेरिया तो दोनों मिलकर सेट करते हैं, बच्चे खुद से भी और टीचर भी, क्लासरूम में क्या क्या करना है। लेकिन यहाँ पर तो इवैल्यूएटर होता है, फाइनल में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, किस बेसिस पे आएंगे, आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं, आपको तो बस आपके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा। मेजरमेंट, स्टैंडर्ड, एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, यहाँ पर आपकी वैल्यू को कंपेयर नहीं किया जाता, यहाँ पर सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस आप तक ही सीमित होती है, आप क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पे फोकस है। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो तो कंपैरेटिवली आता है ना, दूसरे बच्चों ने कितना अचीव किया, किसको कितना रैंक मिला, तो वो कंपैरिजन होगा। जब हम वैल्यूज को कंपैरेटिवली एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इवैल्यूएशन। उसको क्या नाम दे देते हैं, उसको इवैल्यूएशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है आप लोगों का। जैसे इसमें एक सिंपल सा चार्ट है जो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से बता देगा। देखो, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, असेसमेंट में होते हैं उन नंबर्स की इंटरप्रिटेशन, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू देना। जैसे थर्मोमीटर, थर्मामीटर के पे जो 48 डिग्री टेम्परेचर है वो असेसमेंट क्या करोगे, अबव एवरेज है, 48 ज्यादा होता है, तो इवैल्यूएट क्या किया, फाइनल जजमेंट क्या थी कि बहुत ठंडा, बहुत गर्म है। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस है तो एवरेज से बहुत कम है, तो वेरी कोल्ड है। किसी बच्चे ने पेपर में 35 नंबर लिए, बच्चे ने 35 नंबर लिए, तो आप क्या बोलोगे कि 35 तो एवरेज से बहुत कम है, बिलो एवरेज है, तो इसका मतलब इवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, पुअर परफॉर्मेंस। समझ आ गया। तो ये एक बेसिक सा चार्ट है। तो सबसे छोटा होता है मेजरमेंट, दूसरे नंबर पे आ जाता है असेसमेंट, और तीसरे नंबर पे आ जाता है इवैल्यूएशन। 3 अलग अलग लेवल्स बना के चीजों को स्टडी किया जाता है, 3 अलग अलग लेवल्स को बना के हम इसको स्टडी करते हैं। ये भी देख लो, इस चार्ट को पढ़ लो एक बार, सेम वही चीज है। इवैल्यूएशन में आप वैल्यू प्लेसमेंट दे देते हो, बस कंपैरिजन कर देते हो, वही सारी चीजें घूम घूम के बार बार आ रही है, कुछ नया नहीं है। उसी चीज को हम अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिंपल है ना, काफी आसान टॉपिक है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। बेसिक क्लास पे ध्यान रखा करो, कमेंटों में कम रखा करो, और जो चीज पढ़ाई जा रही होती है ना प्रेजेंट में रखा करो। आधी से ज्यादा क्लास या तो पास्ट में रहती है या फ्यूचर में रहती है, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, कल क्लास हुई या नहीं हुई, पीडीएफ कहाँ, आधी क्लास तो इसी में रहती है बस। और फिर जो पढ़ा रहा होता हूँ उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं होता। फिर मैं इग्नोर ही करता हूँ अब इस चीज को, यार मैं कितना बोलूँ, मेरे को 1.5 महीना हो गया इस चीज के बारे में बोलते बोलते, अब जब कोई असर ही नहीं होता तो मैं भी क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं इग्नोर कर देता हूँ, कुछ नहीं कर, क्या करूँ, मैं बोलने बैठूंगा 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, इस वजह से इग्नोर करता हूँ। जिसको जैसे करना है भाई, हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी जीने आया है, कोर्स खरीदा है, जैसे आपने खरीदा है वैसे ही सबने खरीदा है, तो जितना राइट आपके पास है उतना सबके पास, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसे कर।
उसके बाद ये वाला टॉपिक तो दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नॉमिनल स्केल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब क्या होता है और रेशो का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आता है असेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट, अभी पूरा असेसमेंट का आपको चार्ट पढ़ाया मैंने डिटेल में। कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दो सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना, दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट, जजमेंट नहीं दे रहे हो, असेस कर रहे हो, क्वांटिटेटिव टर्म्स के बेसिस पे चीजों को कंपेयर किया जा रहा है और उन चीजों को सही करने की कोशिश की जा रही है। कोई बच्चा क्लास में पहले नंबर पे आया, ये उसकी असेसमेंट है। तो असेसमेंट है वो मेजरमेंट को और मीनिंगफुल बना देती है। तो असेसमेंट का कनेक्शन किसके साथ होता है? कंपैरिजन के साथ होता है। और इसके अंदर हमेशा किसका स्कोप होता है? इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। किसका स्कोप होता है? इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। इसका स्कोप होता है, इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। अनलेस वी इंटरप्रेट rank, order and compare one's individual score with the average score of group, we cannot find out one's relative position in the group. Assessment is defined as methodical way of acquiring, reviewing and using information about someone or to make a improvement where necessary. मतलब क्या हुआ? असेसमेंट के अंदर आप किसी की इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हो, किसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हो और ये ढूंढने की कोशिश करते हो कि यहाँ पर क्या स्कोप है जिससे उसकी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव किया जा सके। इसके अंदर ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले ये वाले। ऑल दीज पॉइंट्स आर पार्ट ऑफ असेसमेंट। ये सब असेसमेंट ही है जो अभी आपको पढ़ा है कि एक प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो और बंदे की करंट परफॉर्मेंस को देखते हो कि अभी आज के समय उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि आज उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है और हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए? व्हाट वी कैन डू टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। राइट, तो ये असेसमेंट का मीनिंग है। तो इसमें क्या करोगे आप? डेटा कलेक्ट करोगे, उस डेटा को रिव्यू करोगे और फिर ये देखने की कोशिश करोगे परफॉर्मेंस कैसी है और फिर उन सारे तरीकों का इस्तेमाल करोगे जिससे आप उस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो? इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो असेसमेंट में क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो। तो ये पूरे का पूरा किसके साथ रिलेटेड है सर? ये पूरे का पूरा डेटा कलेक्शन के साथ रिलेटेड है। किसके साथ? डेटा कलेक्शन के साथ रिलेटेड है। डेटा को कलेक्ट करना, प्लान करना, एनालाइज करना और रिपोर्टिंग करना, क्योंकि रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो ना। रिपोर्टिंग से ही आप लोगों को बीच का रिजल्ट है वो मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करोगे, फिर आउटकम को मेजर करोगे, फिर कंपेयर करोगे और फिर रीडिजाइन करोगे। ये इतना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यू कैन स्किप, आप इसको स्किप कर सकते हो। देन आता है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू जजमेंट देना। असेसमेंट से जो हमारे पास रिजल्ट आया, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो काम हम करना चाहते थे, जो फाइनल आउटकम हम अचीव करना चाहते हैं, वो फाइनल आउटकम अचीव हुआ या नहीं हुआ। एक पेपर में हम चाहते थे कि सारे बच्चे 80 नंबर लेके आए, तो क्या वो 80 नंबर लेके आए या नहीं लेके? पासिंग द जजमेंट। सो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर बीइंग अचीव्ड। कि जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए थे, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए थे, क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव किया या नहीं? क्या हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए हैं या नहीं? ये तो कौन बताएगा? ये आपको इवैल्यूएशन के द्वारा बताया जाएगा। ये किसके द्वारा बताया जाएगा? ये इवैल्यूएशन के द्वारा बताया जाएगा। किसके द्वारा बताया जाएगा? इवैल्यूएशन के द्वारा बताया जाएगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव थे, जो चीज आप अचीव करना चाहते थे, क्या उसको आपने अचीव किया या नहीं। सिंपल। सो इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? आप हर तरीके का डेटा कलेक्ट करोगे जो भी उससे रिलेटेड है। क्या करोगे? पहले आप उससे रिलेटेड सारा डेटा कलेक्ट करोगे,
और उसके बाद एक जजमेंट पास कर दोगे कि अच्छा था, बुरा था, खराब था, और फिर उसके बाद आगे क्या करना चाहिए उसके लिए एक एक्शन प्लान भी दे दो। उसके बाद आप ये भी बता देते हो कि भाई ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी खराब थी, तो अब आगे क्या किया जा सकता है फॉर द फ्यूचर कोर्स, फ्यूचर में क्या किया जाए। जैसे बच्चा फेल हो जाए तो उस पर एक रिमार्क भी दे देते हैं ना कि इसके अंदर ये वाली चीजें गलत है बेटा, नहीं, बंदे ने इसमें कुछ गलती की है, तो ऐसा करना चाहिए आगे की क्लास में, आगे की क्लास में ऐसा करना चाहिए, अभी जो किया है वो ऐसा है, आगे की क्लास में ऐसा करें, अभी जो किया है वो ऐसा है, लेकिन आगे की क्लास में जो करना चाहिए वो ऐसे करना चाहिए। यही होता है ना इंप्रूवमेंट का मतलब, तो यही होता है। व्यू ऑफ एक्शन का मतलब क्या कि और क्या एक्शन लिया जा सकता है, बट एक्शन कैन बी टेकन, और क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, फीडबैक, इसके स्टेप्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता समझ लीजिए कि नॉर्मली प्रोसेस ऐसे ही काम करता है। पहले हम किसी भी चीज का प्लान करते हैं, फिर हम उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं और उसके बाद फीडबैक निकाल देते हैं। तो जो रिसर्च का प्रोसेस है वही चीजें चल रही हैं कि पर्पस डिफाइन करोगे, फिर डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उसको इवैल्यूएट करोगे, फिर रिजल्ट निकालोगे, है ना, उसके बाद फीडबैक दोगे। तो ये नॉर्मल है, इसको पढ़ो या ना पढ़ो, पेपर में आपको सवाल इस पर्टिकुलर चार्ट से तो देखने को नहीं मिलेगा। पेपर में तो वो खुद से क्या देंगे, आप लोगों को एक प्रोसेस देंगे, और उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज को प्लेस करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी और कौन सी वैल्यू कहाँ पे नहीं। स्टेप्स आप लोगों को दिए होंगे और उन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, है ना। तो वो एक सिंपल सा वो ऑप्शन बेस्ड होता है, ठीक है, उसमें सवाल होते हैं, उन सवालों का प्रोसेस दिया होता है और वो आपको अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, लगाना होता है। जरूरी नहीं है कि यही स्टेप्स हैं, देखो ये जैसे एक प्रोसेस है वो एक किताब में ऐसे दिया हुआ होता है, प्रोसेस का बेसिस पे कभी भी मतलब आपको स्टैंडर्ड नहीं होता, समझ रहे हो ना। जो PYQ में आए हैं उसको आप पढ़ोगे तो शायद उसका एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन हर किताब में अलग अलग होता है। तो आपको पेपर में जो 4 ऑप्शन लिखी हुई है या 7 ऑप्शन लिखी हुई है उसको अपने हिसाब से लगाना पड़ता है। तो उसको मैं आपको बता दूंगा कि ये ऐसा, उसमें कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। बस उसमें आपको थोड़ा सा सोचना होता है कि ऑब्जेक्टिव्स पहले आएंगे, है ना, फीडबैक बाद में आएगी, इवैल्यूएशन बाद में आएगी, वो फिर आपको ऑप्शंस के बेसिस पे बनाने होते हैं। वो बड़े आराम से बन भी जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, वो बड़े आराम से बन जाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं होता, वो आप बड़े आराम से बना। आजकल जो इवैल्यूएशन चल रही है वो CCE चल रही है, मे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, जब सेमेस्टर सिस्टम नहीं था तो इवैल्यूएशन मोस्टली एंड में होती थी, बच्चों के पास कोई स्कोप ही नहीं होता था, साल में एक ही बार पेपर होते थे। लेकिन अभी चीजों को चेंज कर दिया गया है, अब तो हर सेमेस्टर में आप लोगों को अलग अलग नंबर दिया जाते हैं। तो मतलब अभी इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूस कर दी गई है, हर महीने आपका पेपर होता है, हर 3 महीने के बाद आपका पेपर होता है, 6 महीने, मतलब लगातार इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ता है। 360 डिग्री इवैल्यूएशन बोल देते, क्या बोल देते हो, 360 डिग्री इवैल्यूएशन। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि आप लगातार उस इवैल्यूएशन को करते रहते हो। क्या कर रहे हो, आप लगातार इवैल्यूएशन कर रहे हो। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, पहले सिर्फ नंबर्स पे फोकस किया जाता था, लेकिन अब कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया, मतलब अब बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, सारे एस्पेक्ट्स पे, सिर्फ ऐसा नहीं कि कितने नंबर लिए, नहीं, वो स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितने अच्छे हैं, उन सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। देन आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन तो आप लोगों को पता ही है, जजमेंट देना बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो CC का मीनिंग क्या है कि आज के टाइम पर कॉन्टिन्यूसली बच्चों को इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, लगातार बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा, तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक, तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक इवैल्यूएशन है, आप किसी के बिहेवियर को या किसी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हो, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सबसे पहले रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी इवैल्यूएशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसको फिर कोई बाद में दोबारा जाके बंदा इवैल्यूएट करे तो उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो रिजल्ट निकाला है वो कुछ और है और दूसरा बंदा रिजल्ट निकाल रहा है तो वो कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल स्कोप पे चीजें चल रही हैं, ठीक है, आपको चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। प्रैक्टिकल बेसिस पे हमारे जो रिजल्ट है वो निकल के सामने आने चाहिए। किसके बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे। देन फेयरनेस, उसके अंदर कुछ बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, देयर शुड बी नो बायसनेस।
देन आता है यूजफुलनेस, उसका कोई इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को इवैल्यूएट कर रहे हो तो उसकी एक यूजफुलनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसकी कोई इसका कहीं ना कहीं कोई इस्तेमाल होगा, ठीक है, समझ लो ना। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए कि इसका कहीं ना कहीं कोई इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है कि हम चीजों को ऐसे ही कवर किया जाए। पर्पस क्यों कर रहे हैं, इवैल्यूएट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो कि जिस प्रोग्राम के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी 6 महीने का ये जो कोर्स है, इस कोर्स के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाए और ये देखा जाए कि आप पिछले 6 महीने में आपकी परफॉर्मेंस में कुछ असर हुआ या नहीं, आपने पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म किया, तो वो ये कोर्स की भी तो इफेक्टिवनेस होगी ना, कि मैंने जो पिछले 4 महीने 6 महीने में पढ़ाया वो कोर्स कितना इफेक्टिव था। अगर उसमें आपको कुछ समझ ही नहीं आया तो फिर वो कोर्स तो मतलब 6 महीने आपने लगाए ना लगाए एक जैसे हो गए ना। अगर आपने 6 महीने पढ़ा और आपको कुछ समझ ही नहीं आया तो फिर तो वो 6 महीने आपने लगाए या ना लगाए वो तो एक ही चीज हो जाएगी, है ना। वो लगाए या ना लगाए फिर उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, टू मेक रिलायबल डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्प करेगा। दूसरा, वर्थ ऑफ मनी, फिर ये देखना कि जो पैसा लगाया है ना, जो टाइम लगाया, जो एफर्ट्स लगाए हैं उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। इवन के टीचर को भी हेल्प मिलती है, टीचर को भी हेल्प मिलेगी। दैट मीन्स कि मेरे को भी हेल्प मिलेगी ना, कि मैं देखूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया या मैंने समझाया है वो कितना अच्छा है या नहीं है, मेरे को आगे इंप्रूव करना चाहिए उसके अंदर या नहीं है ना, उन सारी चीज़ों पे। बच्चों की ग्रोथ भी देखनी है कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों को और सीखने के लिए मोटिवेट करना, और बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ ना आए। ये देखो, असेसमेंट का मेन पर्पज होता है परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है जजमेंट पास करना। जैसे ये देखो, ये पानी डाल रहा है, इस पौधे को बार बार पानी डाल रहा है, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसकी क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और फिर जब 2, 4, 6, 10 दिनों के बाद जब ये इसकी क्वालिटी को देख रहा है तो ये बोल रहा है कि नहीं यार, बात बनी नहीं। असल में ये गलती से ना पानी पौधे की जगह अपने नाक को दे रहा था, सारा पानी ना इसके नाक ने पी गया, इसकी वजह से पौधे की तो ग्रोथ हुई नहीं हुई, इसके नाक की ग्रोथ हो गई। इसका नाक है वो बहुत बड़ा हो गया, सारा पानी नाक की तरफ खींच लेता था ये। तो वही है कि असेसमेंट का मतलब होता है क्वालिटी को बढ़ाना, टू इंक्रीज द क्वालिटी, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है उस बढ़ी हुई क्वालिटी को जजमेंट देना। क्या करना? उस क्वालिटी के प्रति जजमेंट देना। उस क्वालिटी को जजमेंट देना है, उस क्वालिटी को क्या करना? जजमेंट पास करना। क्या करना बेटा? जजमेंट पास करना। ओके जी, समझ आ गया? समझ आ गया? तो डिफरेंस समझ आ गया ना, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है? असेसमेंट और इवैल्यूएशन ठीक है। अच्छा, ये वाला चार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सेम चार्ट ही है, ठीक है। मुझे लगा ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये चार्ट है वो दिया हुआ है, तो सेम वही चार्ट है, वो हमने पहले भी पढ़ लिया है। इवैल्यूएशन के फंक्शंस क्या हैं? जब आप इवैल्यूएट करते हो तो अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक जजमेंट पास करना। क्या करना? एक जजमेंट पास करना, या एक रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करना, एक आउटकम तक पहुंचने की कोशिश करना। कि जब हम किसी को पढ़ाने लगे तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, हमारा एक गोल था। फिर जब हमने वो पढ़ा दिया तब जाके हम ये देखेंगे कि वो जो गोल था हमारा, क्या हम उस गोल को अचीव कर पाए हैं या नहीं। क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि क्या वो जो गोल था हमारा, उस गोल को हम अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। क्या हम उस गोल को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। तो उसके लिए रिलायबिलिटी चेक करोगे, ऑब्वियसली बात है, रिलायबिलिटी रिसर्च में पढ़ी और हर जगह पे आपको ये बार बार देखने को मिलेगी रिलायबिलिटी। देन आता मोटिवेशन, वो मोटिवेट करेगा इवैल्यूएट करने को बच्चों को, जब पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना खराब कर रहे हैं। देन बेटर गाइडेंस, बच्चों की ग्रोथ के लिए गाइडेंस मिलती है। रेमेडिएशन, जहां पर बच्चों को इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
रेमेडियल, समझ रहे हो ना, रेमेडीज देना कि जहां पर बच्चे कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं उसको इंप्रूव किया जाए। देन आ जाता है फैसिलिटेटिंग प्लानिंग, प्लानिंग करने में क्या करना है, हेल्प करना, आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो उस चीज पे फोकस करना, आगे क्या करना है क्या नहीं करना उस पर फोकस करना। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ये तो नहीं करना, उस पर फोकस करना। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ये तो वही सेम टू सेम वही आ गया। अब यहाँ से आपको पेपर में जो सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ से बनते हैं। तो जब हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने की बात करते हैं तो 3 तरीके की इंस्ट्रक्शन होती है वो नॉर्मली दी जाती है। एक होती है जब आप क्लासरूम में जाने से पहले, क्लासरूम की एंट्री से पहले बच्चों को इवैल्यूएट करना चाहते हो। दूसरा, फिर जब क्लासरूम के अंदर चले जाते हो। और फिर तीसरा, जब आप जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट कर देते हो। तो टोटल 4 तरीके की इवैल्यूएशन को आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर स्टडी करना है। दैट मीन्स बिफोर इंस्ट्रक्शनल आप प्लेसमेंट इवैल्यूएशन दे। देखो ये जो साथ में छोटे छोटे वर्ड लिखे हुए हैं ये की वर्ड है, यहाँ से सवाल डायरेक्ट बन जाता है, पूरा टॉपिक समझने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने सिर्फ की वर्ड याद रख लिया। अगर आपने सिर्फ की वर्ड याद रख लिया तो फिर पूरे का पूरा टॉपिक भी आपको समझने की जरूरत नहीं। बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जब आप बच्चों के एंट्री बिहेवियर को देखते हो, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और उस एंट्रेंस एग्जाम में हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ पे फॉल करते हैं। 5वीं क्लास में अगर बच्चा 5वीं क्लास का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा फॉर एग्जाम्पल, और वो उसके अंदर जैसे भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नीट का, जेई का, तो जो उसको पास करते हैं वही उस एग्जाम को में जाके बैठते हैं। जो उस एग्जाम को पास करते हैं तो मतलब वही एंट्रेंस एग्जाम है, बच्चों का लेवल चेक करना, बच्चों का एंट्री बिहेवियर चेक करना, बच्चों का एंट्री बिहेवियर चेक करना। देन आता है ड्यूरिंग। फिर ड्यूरिंग में क्या होता है, क्लासरूम के अंदर 2 तरीके से होता है। पहला होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव का मतलब होता है लगातार बच्चों को इवैल्यूएट करते रहना ताकि वो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाए, कंटेंट पे मास्टरी हो जाए। जो रोज रोज टेस्ट लिए जाते हैं छोटे छोटे ना, हर रोज टेस्ट लेना, उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोला जाता है। फॉर्मेटिव समझ रहे हो ना, 4 टाइम से याद रखो, लगातार हर रोज इंप्रूव करना, हर रोज कॉन्टिन्यूसली सवाल जवाब करते रहना, उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देन आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में आपकी लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, मैंने आपको बताया था। डायग्नोस्टिक पीछे की तरफ देखते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करोगे, अब पीछे की तरफ देखते हो, पीछे की तरफ देखते हो कि कल क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से आज ये मिस्टेक्स हो रही हैं। देन आपका आफ्टर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है, सिंपली मींस सबमिटिव टू सर्टिफाई द लर्नर। बच्चों को अगली क्लास में भेजना, बच्चों को सर्टिफिकेट दे देना, क्या कर देना, बच्चों को सर्टिफिकेट दे देना कि चलो बेटा 5वीं क्लास में जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब तुम कौन सी क्लास में चले जाओ, अब तुम 6ठी कक्षा में चले जाओ। पांचवी क्लास में जो तुम्हें करना था कर लिया, अब तुम 6ठी क्लास में जाओ। डायग्नोस्टिक का मतलब समझ आ गया, लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में पता करना। फॉर्मेटिव का मतलब होता है बच्चों के वीक एरिया को इंप्रूव करना। समेटिव होती है जो एंड में होती है, और प्लेसमेंट होती है बच्चों का लेवल चेक करना, बच्चों के एंट्री बिहेवियर को चेक करना। बच्चों के एंट्री बिहेवियर को चेक करना कि बच्चों का जो एंट्री बिहेवियर है वो कैसा है। एंट्री बिहेवियर एक एक करके पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। प्लेस का मतलब राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, कि जो बच्चा 5वीं में बैठने लायक है उसी को 5वीं में बिठाया जाएगा। जो बच्चा 5वीं क्लास में बैठने लायक है उसी को 5वीं में बिठाया जाएगा। तो मतलब प्लेसमेंट में मतलब बच्चों की प्रायर नॉलेज के बारे में पता चल जाता है, बच्चों के एंट्री बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कैन बी डिफाइंड एज टाइप ऑफ इवैल्यूएशन that provides information to the teacher about the learners to whom she deals with relating to their existing knowledge.
and experience based on the teacher designed to teach new knowledge. कि बच्चों का जो एक्सपीरियंस है या बच्चे कितने कैपेबल हैं, बच्चों के बिहेवियर में, मतलब एंट्री क्लास में जाने से पहले है, ठीक है, ये क्लासरूम में एंट्री करने से पहले है। ये प्लेसमेंट का मतलब ये है कि उस बंदे को सही प्लेस पे एंटर करवाना, उस बच्चे को सही जगह पर प्लेस करवाना, सही जगह पर उसको बिठाना। यस, दिस इज समटाइम लाइक एंट्रेंस एग्जाम। मैंने पहले एग्जांपल तो दिया नीट जेई वगैरह के लिए। तो ये किस पर्पस के लिए होती है? ये देखने के लिए होती है राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। सबसे पहले कि क्या जो सही बंदा है वो सही जगह पे है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। डिटरमाइन द लेवल ऑफ चिल्ड्रन इन द इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस। बच्चे का लेवल देखना कि किस लेवल पे है। कई बार ऐसा भी होता है एंट्रेंस 5वीं के लिए आता है, तो उसको 5वीं में जितनी नॉलेज नहीं होती है तो कई बार उसको 4थी क्लास में रखा जाता है, होता है ना। अब बच्चे को 5वीं में जमा करवाने जाते हो, लेकिन वो 5वीं की बजाय उसको उतना आता ही नहीं है, तो उसको कई बार 4थी में रखते हैं, 1 साल पीछे ही रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसको तो अभी और बहुत सीखने की जरूरत है। तो टीचर है वो बच्चों को क्लासरूम में लेके आने का पे फोकस करता है, और एजुकेटर प्रिपेयर टू प्लान इंस्ट्रक्शन फॉर देयर बेटर प्रोस्पेक्ट। तो वो रीजन यही होता है क्योंकि अगर अभी 1 साल वो उसको लगा दिया जाएगा तो आगे चल के उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। कि अभी उसको अगर हमने संभाल लिया तो उसको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं, ऐसा। तो ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? व्हेन ट्राई अंडरटेक अ न्यू इंस्ट्रक्शन इट इज एसेंशियल टू नो द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में, तो ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? व्हेन ट्राई अंडरटेक अ न्यू इंस्ट्रक्शन इट इज एसेंशियल टू नो द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में हम कौन-कौन सी बातों पे फोकस करते हैं? डज द पपल पोजेस रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ स्किल फॉर द इंस्ट्रक्शन, कि उस क्लास के लिए जितने स्किल्स की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, वो बच्चे को है। वेदर द पपल हैज ऑलरेडी मास्टर्ड सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, क्या उसमें से कुछ चीजें हैं जिसको ऑलरेडी बच्चे ने ऑब्जर्व कर रखा है, बच्चे ने एक्वायर कर रखा है। या फिर वेदर द मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सुटेबल फॉर पपल्स इंटरेस्ट, वर्क हैबिट्स एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या बच्चे की हैबिट्स या बच्चे के जो बिहेवियर है वो इस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसमें अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आप लोगों ने नॉर्मल इसकी एक सिंपल एग्जांपल याद रखनी है, दैट इज एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम और दूसरा वर्ड है एंट्री बिहेवियर। एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ आपका मेन फोकस किस पे है? एंट्री बिहेवियर, राइट। तो इसको हम बोल देते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो इसके अंदर वही सारी चीजें हैं, बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं, बच्चों से छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं। और ये कहां पर होती है? बच्चों की बेसिकली जो प्रीवियस नॉलेज है उसको टेस्ट करने के, ठीक है जी। बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम बच्चों की प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चों ने पहले कितना सीखा है या बच्चों को कितना आता है, हाउ मच दे नो, कि वो कितना जानते हैं, उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है, और उस नॉलेज के बेसिस पे क्या उनको अगली क्लास में डाला जा सकता है या नहीं, उनको अगली क्लास में जमा करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। अगर करवा सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड, और अगर नहीं करवा सकते तो वहीं पे रोक देना, उससे पीछे वाली क्लास में एंट्री करवा देना कि नहीं भाई ये 5वीं क्लास के लिए तो नहीं बना हुआ, 5 में तो ना जा पाएगा, इसको 4थी में रखो। 5वीं में जाएगा तो और प्रेशर आ जाएगा, 5वीं में जाएगा तो और प्रेशर आ जाएगा, तो इस वजह से इसको इधर ही रखो। आ गया था फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली बच्चे की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते रहना। प्लेसमेंट के बाद फॉर्मेटिव होता है, जब बच्चों को क्लास में ले लिया, ठीक है, जमा कर दिया, तो फिर बच्चों को लगातार फाइनल एग्जाम से पहले लगातार उनके छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं। इसका मेन पर्पज होता है इंप्रूवमेंट और सब्जेक्ट मास्टरी। लगातार बच्चों को इंप्रूव करते रहना और जो सब्जेक्ट है उस पर मास्टर करना बच्चों को, है ना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टिपिकली कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम। इसका मेन पर्पस क्या है? इंप्रूवमेंट है। जब बच्चा उस सब्जेक्ट में आ गया, जब बच्चे को उस क्लास में एडमिशन मिल गई, तो फिर उसको उस लेवल तक लेके जाना है कि जब समेटिव इवैल्यूएशन होगी तो बच्चा अगली क्लास में भी जा सकता है ना। तो ये प्लेसमेंट के बाद आएगी। फोकस ऑन इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन पे फोकस होगा। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन करते हैं। क्या कर रहे हो? कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन कर रहे हो। मॉक टेस्ट हुआ, क्विज़ेस हुए, है ना, कुछ भी हो सकता है। क्विज़ेस बोल सकते हो, मॉक टेस्ट हो सकता है। लगातार इंप्रूव करने की कोशिश करना है, लगातार उसको इंप्रूव करने की कोशिश करना, राइट। यस। तो फॉर्मेटिव में
कुछ इस तरीके से रहेगा। Formative evaluation starts from the very beginning of designing instruction and it continues till the end of the course। समझ रहे हो ना, जैसे आप आज क्लास में कब शुरू हो गए, मतलब आज को जमा करवा दिया आपको, और जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, मतलब जब तक आपका फाइनल पेपर नहीं होगा, तब तक आपको लगातार इंप्रूव करते रहेंगे। फीडबैक हुआ, इवैल्यूएशन हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। तो इसमें दो वर्ड बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं, फीडबैक और इंप्रूवमेंट। फीडबैक और इंप्रूवमेंट लगातार ये आप लोगों का चलता रहेगा। लगातार फीडबैक, लगातार इंप्रूवमेंट है, वो आपको करते रहना पड़ेगा। लगातार आपको इसके अंदर क्या होगा, चीजें देखने को मिलेगी। तो ये जैसे महीने के एग्जाम होते हैं, हर महीने, हर हफ्ते, 3 महीने, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सब फॉर्मेटिव के, मतलब एंड वाला एग्जाम समेटिव होता है। उसके अलावा बाकी जितने भी बीच में एग्जाम आते हैं वो फॉर्मेटिव होते हैं। इट प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर टू नो द इफेक्टिव। अब इसका फायदा पता क्या है? इसके फायदे दो तरीके से होते हैं। पहला फायदा तो जैसे बच्चों के लिए तो फायदेमंद है ही, कि बच्चों के लेवल्स पे पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, कि कहाँ पर उनको और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पर नहीं। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जरूरी है ही, उसके साथ साथ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, क्योंकि इवैल्यूएशन टीचर भी अपनी कर रहा है ना। टीचर्स को भी अपनी वीकनेस के बारे में पता चलता है। इस वजह से इसको इंटरनल इवैल्यूएशन का नाम दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल इवैल्यूएशन, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक का स्कोप भी प्रेजेंट करता है। मतलब इस आप फॉर्मेटिव में आपको जो दिक्कतें आ रही है ना, उसको डायग्नोस्टिक से भी दूर किया जा सकता है। इट फोकस ऑन द प्रोसेस, देखो बताया था ना, प्रोसेस ओरिएंटेड एंड कंडक्टेड मोर देन वंस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्टिविटी। अगर 1 साल का कोर्स है आपका, तो 1 साल का कोर्स है, तो 1 साल में हो सकता है आप 4 बार बच्चों के पेपर हो, जैसे कई कुछ 3 महीने बाद होते हैं, कई बार 2 महीने बाद भी होते हैं, 1 महीने बाद भी पेपर होते हैं। तो ये किस पर्पस के लिए होते हैं? ये सभी फॉर्मेटिव का ही पार्ट करता है। फॉर्मेटिव तरीके से आपको इवैल्यूएट किया जाता है, फॉर्मेटिव तरीके से रिजल्ट निकालने की कोशिश की जाती है, ताकि बच्चों को उनकी कमियों पे फीडबैक दी जा सके और उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनकी इंप्रूवमेंट की जा सके। यूनिट टेस्ट वगैरह बोल सकते हो। A student learn and scope higher on the objective part of the test but fail in every ऐसे टेस्ट। अब इससे पता चल जाएगा कि बच्चा जो एमसीक्यू टाइप सवाल है वो तो बड़े मस्त बनाता है, लेकिन जब लिखने वाली चीजें आती है तो वहां पे वो फेल हो जाता है। तो आपको पता चल गया कि उसको सब्जेक्टिव नॉलेज तो है, सॉरी ऑब्जेक्टिव नॉलेज तो है, लेकिन सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है। तो अब सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए उस पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉक टेस्ट लेते हो, आप बोलते यार सर 7 यूनिट में तो नंबर अच्छे आते हैं, 3 में अच्छे नहीं आते। तो ये जो 3 को सुधारना है, वही तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ना, कि 10 के 10 में अच्छे नंबर है, कि 10 की 10 यूनिट्स में अच्छा नंबर है, 10 की 10 यूनिट्स में अच्छे स्कोर है। तो यही इंप्रूवमेंट है टीचिंग और स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट। जब आस्किंग स्टूडेंट टू सबमिट 2 सेंटेंस आइडेंटिफाइंग द मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे लास्ट में होता है पैराफ्रेज। बताया था पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेजिंग? कि एंड में जाके बच्चों को बोला जाता है कि बेटा अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में इस चीज को डिफाइन करो, अपने शब्दों में इस चीज को डिफाइन करो, राइट इट डाउन। दैट इज आल्सो टाइप ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। वो भी किसका पार्ट है? दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कि अपने वर्ड्स में उस चीज को क्या करो, डिफाइन करो। डिफाइन दिस इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में डिफाइन करो। अब क्या क्या किया जा सकता है? देखो एक टाइम से बहुत सारी अप्रोचेस है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक ही टाइम पे बहुत सारी अप्रोचेस का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बच्चे एंगेज रहते हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि फॉर्मेटिव देखो, जिसकी इवैल्यूएशन करनी है, जिसकी फीडबैक देनी है, वो तो उसका पार्ट बनेगा ही। तो बच्चे एंगेज रहते हैं, बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप एक टाइम पे। लर्निंग गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको ट्रैक कर सकते हो, और फीडबैक और एडजस्टमेंट और इवैल्यूएशन सब चीजें हैं वो इसका क्या बन जाती है, पार्ट बन जाती है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इवैल्यूएशन फॉर्म। तो फीचर्स क्या है? वही बच्चे की प्रायर नॉलेज के बेसिस पे रिजल्ट निकाला जाता है, बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाया जाता है, फीडबैक दी जाती है, बच्चे अपनी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन होती है, इमीडिएटली आपकी गलतियों का पता चल जाता है, बच्चे की लर्निंग को रीइंफोर्स मतलब और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज्यादा स्कोप है, काफी सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों को नॉन थ्रेटनिंग मतलब बच्चों को डरा धमका के काम नहीं किया जाता, बच्चों को प्यार से इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, बच्चे खुद से अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पा रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट है, टीचर की ऑब्जर्वेशन भी डिपेंड करता है और इंटरनल होता है। तो ये नॉर्मल आप अपने दिमाग में यही रखो कि क्लासरूम में अगर या तो देखो अपने आप को स्टूडेंट की जगह पे रख के सोच लो, या फिर अपने आप को टीचर की जगह पे रख के सोच लो, दोनों से ही आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। अपने आप को या तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रख के सोच लो कि अगर मैं टीचर होऊंगा तो क्लास में कैसे चीजें चलेंगी, या फिर अगर आप टीचर की जगह पर नहीं रखना चाहते, अपने आप को आप स्टूडेंट की जगह पर रखना चाहते हो, तो आप स्टूडेंट की जगह पर रख के भी इसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो।
स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से ही चीजें समझ आ जाएंगी। कंसेप्ट तो दोनों से ही क्लियर हो जाएगा, बस दिमाग में दोनों चीजों को फिक्स रखो कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कैसे चलेगा और टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कैसे चलेगा। उसके बाद टूल्स वगैरह हैं, ठीक है, इसको पढ़ना हुआ तो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप हर तरीके की एक्टिविटीज को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मेटिव का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करना। तो आपको जो मेथड सही लगता है आप उस मेथड का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। देन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है तो ये बैकवर्ड लुकिंग होती है ना। इसमें बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज पे फोकस किया जाता है। किस पे फोकस किया जाता है, प्रॉब्लम से फोकस किया जाता है, प्रॉब्लम के कॉज को ढूंढने की कोशिश की जाती है और प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। लिखा हो ना, ट्राइज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कॉज फॉर प्रॉब्लम इन लर्निंग, कि लर्निंग में क्या कॉज है, प्रॉब्लम है। दस डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, काफी ज्यादा डिटेल्ड होते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नॉट ओनली सॉल्व लर्निंग डिफिकल्टीज बट आल्सो फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मतलब बच्चों को डायग्नोस्टिक लेवल पे इवैल्यूएट किया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके। उनको किसी मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई की प्रॉब्लम है, उनको साइकोलॉजिकल लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको बाकी किसी लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को क्या करना, सुधारना, उन सारी प्रॉब्लम्स को क्या करना, सही करना। कई बार बच्चे वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स, पर्सनल लेवल पे भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हमें ओवरऑल उनकी प्रॉब्लम्स का क्या देना है, सोल्यूशन देना। और ये भी फॉर्मेटिव की तरह किसी भी टाइम पर है वो हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ शुरुआत में होगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है ना। तो ये भी नहीं है कि ये सिर्फ स्टार्टिंग में होगी, ये कहीं पे भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है दैट इज लर्निंग डिफिकल्टीज। लर्निंग डिफिकल्टीज कि बच्चों को सीखने में, बच्चों को लर्न करने में क्या दिक्कत आती है। तो आप फॉर्मेटिव से जो डेटा लेके आओगे, फॉर्मेटिव से जो आपको डेटा मिलेगा, उस फॉर्मेटिव डेटा से आप लोग समेटिव ये जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो, वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो ना। तो फॉर्मेटिव ये इसका बेस बनता है, फॉर्मेटिव से ये जो डेटा है वो आपको मिलता है और समेटिव तक आपको क्या करता है, वो लेके जाता है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग एंड रिमूव द लर्निंग डिफिकल्टीज। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिखी हुई है, क्या एग्जांपल है, if a learner could not understand certain concepts in a particular subject and continuously perform poorly in that subject, the subject we conduct diagnostic test to know the cause of difficulties and accordingly provide the remedial treatment for overcome them। जैसे एक बच्चा, वो एक सब्जेक्ट में पिछले 3 महीने से लगातार उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जा रही है, टीचर सब कुछ कर रहा है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं हो पा रही, पिछले 3 महीने से लगातार उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, खराब 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 हुए जा रही है। तो वहां पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा। दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू इंप्रूव लर्नर्स नॉलेज बैकवर्ड लुकिंग होती है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम थोड़ी है। जो प्रॉब्लम है वो तो पास्ट की किसी चीज को लेके है ना, पहले कुछ ऐसा हो रखा है जिसकी वजह से बच्चे को वो प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम के लिए आप आगे की तरफ नहीं देखो, है ना। प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर है, वो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर आपको ये पूछता है कि कल क्या खाओगे, या ये पूछता है कि कल क्या खाया था, यही पूछेगा ना कि कल क्या खाया था। जो खाया था प्रॉब्लम उसकी वजह से है, ना कि जो खाने वाले उसकी वजह से, क्योंकि जो खाने वाले उसको तो रोका जा सकता है, लेकिन जो खा लिया उसको कैसे रोकेंगे भाई, जो खा लिया उसको थोड़ी ना रोक सकते हैं। तो इस वजह से ये लर्निंग डिफिकल्टीज जो आपके पास्ट की किसी रीजन की वजह से है, पास्ट के किसी रीजन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका कॉज ढूंढना, फिर उसके सोल्यूशन पे काम करना, उसके सोल्यूशन पे काम करना। दैट इज ऑल अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हाँ, फॉर्मेटिव से भी आपको पता चल सकता है प्रॉब्लम। फॉर्मेटिव मतलब जो डेटा सबमिट डायग्नोस्टिक में आप यूज करते हो वो आपको फॉर्मेटिव से ही मिलता है, वो डेटा आप लोगों को फॉर्मेटिव से ही मिलता है। You get the data from the formative evaluation. Formative evaluation. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं इसके, हाँ मतलब दोनों में इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन उसमें ऑनलाइन लगातार क्लास में होता रहेगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर लर्निंग डिफिकल्टीज जो स्टूडेंट फेस कर रहा है, सिर्फ उस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। समझ रहे हो, दिस इज मोर स्पेसिफिक देन फॉर्मेटिव। ये ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी फॉर्मेटिव के कंपैरिजन। फॉर्मेटिव इतनी स्पेसिफिक नहीं होती है। फॉर्मेटिव में आप ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हो, फॉर्मेटिव में आप ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हो, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ की बात ना करके आप स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हो कि यार ये एक XYZ रीजन है जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है।
इट यूजली अकर एट द बिगिनिंग ऑफ स्कूल ईयर और बिफोर यूनिट, मतलब स्टार्टिंग में होता है ज़्यादातर। स्टूडेंट जो अलग अलग प्री रिक्विजिट नॉलेज को लैक कर रहा है कि अच्छा इस चीज़ के लिए तो इस चीज़ की जरूरत है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, इससे आपके बच्चे का स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी पता चल जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू टीचर टू डिजाइन एप्रोप्रिएट प्रोग्राम, और इसके बेसिस पे आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको अपने जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज है या टीचिंग मेथड का उनको भी चेंज करने की जरूरत है। टीचिंग मेथड्स या टीचिंग अप्रोचेस, टीचिंग मेथड्स या टीचिंग अप्रोचेस को चेंज करना या उसको इंप्रूव करने की बात की जाए। हाँ, मतलब ये अपनी आपकी लर्निंग में किसी भी स्टेज पे हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये कहाँ पर आता है? मोस्टली ये स्टार्टिंग फेज में ज़्यादा देखने को। कहाँ पर? यू फाइंड इट इन द स्टार्टिंग फेज मोस्टली। कहाँ पर? शुरुआती दिनों में जब बच्चों को पढ़ाने लगते हो तो शुरुआत के दिनों में आपको ये प्रॉब्लम है वो ज़्यादा फेस करने को मिलता है। फॉर्मेटिव के साथ मिलता जुलता ही है। जैसे ये एक सिंपल एग्जांपल है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस में आप लर्निंग डिफिकल्टी के बारे में बात कर रहे हो। जैसे लॉन्ग जंप लगाना है, ध्यान से सुनो, लॉन्ग जंप लगाना है तो 4 बच्चे हैं वो लॉन्ग जंप लगाने लगते हैं, तो टीचर उन लॉन्ग जंप को लगाने के टाइम पे कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे पहला बच्चा है, अब घुटने हैं वो प्रॉपर्ली बेंड होने चाहिए, ये कंडीशन है अगर आप लॉन्ग जंप लगाना चाहते हो। तो पहले बच्चे के तो सही थे, लेकिन दूसरे बच्चे की जो टांगे थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट थी जिसकी वजह से उसके घुटने वो बेंड नहीं हो रहे थे। तो दिस इज द लर्निंग डिफिकल्टी, ये एक रीजन है जिसकी वजह से वो छलांग अच्छे से नहीं लगा पाए। आज यू गेटिंग द पॉइंट? और दूसरा ये रीजन दिए हुए हैं कि कौन सा बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो एक पूरा चार्ट दिया हुआ है। जैसे देखो अगर लॉन्ग जंप लगाना तो उसके लिए 6 चीजों पे फोकस करना चाहिए, तो कौन सा बच्चा कौन सी चीज को लैक कर रहा है। जैसे ये देखो, ये तो बेचारा सिर्फ इसके घुटने जुड़े हुए हैं और बस स्विंग अच्छा कर रहा है, बाकी सारी चीजों में दिक्कत ही है, ना तो पैर दोनों ग्राउंड पे है, ना ही सेफ तरीके से लैंड कर रहा है, ना ही इंटरवल हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये क्या है? दीज आर द डायग्नोस्टिक, ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। दीज आर द डायग्नोस्टिक कि ये वाले डिफिकल्ट एरियाज है जहां पर उसको ये काम करने में दिक्कत है। Are you getting the point? So this is the best example of diagnostic evaluation कि बच्चों को जंप करते हुए, बच्चों को छलांग लगाते हुए कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ये फॉर्मेटिव के बाद में आएगा, फॉर्मेटिव के मोस्टली ये बाद में आता है। मतलब फॉर्मेटिव का जो डेटा है ना वो इसका बेस बनता है। जो फॉर्मेटिव से आपको डेटा बनता है ना वो समेटिव का क्या बनता है? बेस बनता है। ऐसा समझ तो ये होता है। उसके बाद था समेटिव। और देखो समेटिव में क्या होता है बेटा, समेटिव में एंड में आप क्या करते हो? रिजल्ट देते हो। यहाँ पर कोई स्कोप नहीं होता, यहाँ पर आप सिर्फ ये देखते हो कि जो आपके ऑब्जेक्टिव थे क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं, कि वो जो ऑब्जेक्टिव थे अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो दिस इज एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, जिसमें आप फाइनल रिजल्ट देते हो, सर्टिफाई करते हो, बताते हो कि अब ये बच्चा आगे की क्लास में, आगे की कक्षा में जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। सो इट इज द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इसमें हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, और उस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, उसको क्या किया जाता है? इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। ये देखो, फॉर्मेटिव होती है बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है, समेटिव हमेशा एंड में होती है। और इसमें स्टूडेंट जो टीचर होता है उसको स्टूडेंट की अकम्प्लिशमेंट का पता चल जाता है। समझ रहे हो ना? ये देखना है कि जो कोर्स के ऑब्जेक्टिव से क्या उसको अचीव किया या नहीं किया, तो मोस्टली एंड होती है। और ये ट्रेडिशनल होता है। आज से 10 साल पहले जब सेमेस्टर सिस्टम नहीं था तो सिर्फ एक ही वैल्यूएशन मेथड होता था, दैट इज समेटिव। समेटिव का मतलब एंड कर देना, सबमिट कर देना, लास्ट में देखना कि क्या अचीव किया क्या नहीं, जो मोस्टली ईयरली बेसिस पे होता था। लास्ट में जाके देख क्या करना, ईयरली बेसिस पे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव किया या नहीं किया। आइदर वी आर एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स और नॉट, क्या हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सक्षम थे या नहीं, है ना? यही हुआ ना फाइनल में आप लोगों को। जैसे नेट का पेपर दोगे, नेट के पेपर में आपके जितने परसेंट नंबर आते हैं वो आपकी समेटिव वैल्यूएशन है, ये पास हो गए या नहीं हुए। अगर पास हो गए तो हम बोलेंगे कि हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, और अगर नहीं हुए तो हम बोलेंगे कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए। एंड रिजल्ट तो यही है। डीआरएफ हो गया तो बोलोगे कि यस सर हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। किसी वजह से तो एक्सटर्नल होती है, क्योंकि इसमें कोई मॉडिफिकेशन का स्कोप नहीं होता। टीचर के पास असेसमेंट के, वो देखा होगा आप लोगों की, एक इंटरनल असेसमेंट जाती है, तो वो इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर टीचर के हाथ में होते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो जैसी आपकी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करते रहते हैं, वैसे अकॉर्डिंग चीजों को मॉडिफाई करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट होता है इसका। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखो पहला टर्मिनल इन नेचर। टर्मिनल का मतलब होता है एंड। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंड। तो ये हमेशा एंड में आता है। ब्लैंक हो गया, ब्लैंक क्यों हो गया भाई? स्लाइड्स को तो
अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा? यार इसको पता नहीं क्या हो जाता है, अच्छी खासी क्लास चलती चलती का। अभी दिखा? कल नहीं पढ़ाऊंगा तो आज। ये वाली स्लाइड दिख रही है? मैं पीडीएफ भी दोबारा अपलोड कर देता हूँ। कौन सी बड़ी दिक्कत है? मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं? मैं पीडीएफ दोबारा अपलोड कर देता हूँ। इसने जाना जाओ, देखो दिमाग मत खाओ। मेरे को ना पहली बात मैंने आपको पहले दिन एक बात बोली थी कि यहाँ पर टीचर कौन है, स्टूडेंट कौन है, याद नहीं, दिमाग में रखा। ठीक है, तुम्हें नहीं पढ़ना, चुपचाप निकलो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सर यस करो, इतना करो, क्लास कब तक होगी। तुम्हें जाना तो जाओ भाई, तुम पेपर तुमने देना, पास तुमने होना, फेल तुमने होना। ठीक है, अपना निकला करो, मेरे को मत बताया करो। मैंने पहले दिन ये बात बोली, क्लास कितनी देर चलेगी, कितना पढ़ाऊंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। इसके बारे में बताने वाले तुम कोई नहीं हो। इस वजह से अगली बार कमेंट करने से पहले भी 10 बार सोच लेना। ये लास्ट वार्निंग है, फिर वो कोई भी हो। मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन जो चीज बोल दी सो बोल दी। फिर मत बोलना नाम लेके बेइज्जती करूंगा, फिर जिसको मर्जी जाके बोल देना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया? तो दोबारा मुझे ये बोलना ना पड़े। तुम्हें नहीं पढ़ना, जाओ बस, निकलो क्लास से। तुम्हें ना मैं बुला के लेके आया हूं, ना तुम्हें जबरदस्ती बिठाया हुआ है। पेपर तुमने देना है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। मेरी तरफ से क्लास में आओ ही ना। लेकिन मेरे को कोई ये मत बताए कि जाओ या नहीं जाओ, चाहे मैं अभी क्लास 4 घंटे तक लेता रहूं। समझ आया? अगर जितना मैं आपकी पढ़ाई के लिए सीरियस हूं ना, तुम हो जाओ ना तो पास हो जाओ। और ये सच्चाई है। जितना मैं आपको पढ़ाने के लिए सीरियस हूं ना, उसका 1% भी हो जाओ ना तुम, तुम्हें समझ आ जाए। अभी तुम्हें बहुत लग रहा है कि यहाँ बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। कोई बात नहीं बेटा, निकलने तो दो तुम 2 महीने। जब नवंबर में रोओगे ना, पता तब चलेगा तुम्हें। तब ये वाले दिन याद आएंगे कि पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। समेटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नाम से पता चलता है। समेटिव का मतलब हुआ सम करना, है ना। समेटिव का मतलब क्या होता है? सम। सब चीजों को जोड़ देना, एट द एंड। तो ये कहां पे होता है? एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो पहले कहां पे होगा सर? ये एंड ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन होगा। दूसरा, यहां पर जो भी आपने अचीव किया है उसकी एक जजमेंट दी जाए। मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट में हमने डिसाइड किया था कि ये काम हमें करना है, तो उस चीज पे हमें फोकस करना है। दूसरा, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है, वो कुछ नहीं है। ग्रेड देने के लिए इसको इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि देखो, जब फाइनल रिजल्ट आ गया तो फाइनल के बाद ऐसा तो है नहीं कि अब उसको चेंज कर देंगे, वो तो चेंज नहीं होगा। फाइनल है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फीडबैक दी जाएगी तो रुकना तो वहीं पे पड़ेगा ना। फीडबैक है लेकिन इंप्रूवमेंट के लिए नहीं है, या इंप्रूवमेंट के लिए भी है तो भी सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। सुधार नहीं सकते हो, सुधारने के लिए पूरा 1 साल लगाना पड़ेगा दोबारा। बच्चों की स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, क्योंकि इसमें आप रिजल्ट निकालते हो। अब ये बोलते हो कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आया, कौन सा बच्चा सेकंड आया। एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोसेस नहीं होता, इसको एज अ प्रोडक्ट देखा जाता है कि बच्चों ने क्या रिजल्ट है वो अचीव किया। किस पे फोकस किया जा रहा है? प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा है। दूसरा, इट रीइंफोर्स लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स हु लर्न एन एरिया। मतलब एक साल के अंदर एक चीज के बारे में तो आप सीख ही चुके हो। अब ये बच्चों को मोटिवेट करे या ना करे, क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे रिजल्ट फेल आ गया तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरा, एक टाइम पे बच्चों की पूरी परफॉर्मेंस को, बच्चों के पूरे रिजल्ट को एक्सप्रेस कर दिया जाता है। पूरे साल को एक दिन में क्या कर दिया जाता है? जस्टिफाई कर दिया जाता है। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको ग्रेड दिए जाते हैं। टर्मिनल फीडबैक होती है। टर्मिनल फीडबैक का मतलब, टर्मिनल मैंने आपको बताया, टर्मिनल का मतलब होता है एंड।
वो फीडबैक जो आप एंड में प्रोवाइड करते हो, जो लास्ट में फीडबैक प्रोवाइड की जाती है, उसको आप टर्मिनल फीडबैक का नाम देते हो, टर्मिनल फीडबैक का नाम देते हो। तो जो आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो वो आपकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, लेकिन जो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आता है, जो फाइनल पेपर देने वाले हो, वो आप लोगों का समेटिव होता है। तो इसका भी एक प्रोसेस है। पूरे साल के अंदर आप कैसे कर रहे हो, पहले आप अपने गोल्स को डिटरमाइन करोगे, उसके अकॉर्डिंग मेथड्स को बनाओगे, फिर डिजाइन करोगे जो भी आपका सिलेक्ट होगा, फिर इवैल्यूएशन होगा, फिर डेटा कलेक्शन होगा। समझ रहे हो ना? ये पढ़ो या ना पढ़ो, ये मेरे पढ़ाने वाला आपको पेपर में नहीं आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। किसी के पढ़ाने वाला भी पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि एनटी अपनी वर्डिंग के अकॉर्डिंग आपको 5-6 पॉइंट देगा और आपको अपने दिमाग से, आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट है वो देना पड़ेगा। आपको अपनी कॉमन सेंस से उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अब समेटिव में क्रेडिटिंग किया जाता है, मतलब एविडेंस होता है कि बच्चों ने कुछ अचीव किया है। सर्टिफाई करने का मतलब बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता है फाइनल करने के बाद। प्रमोटिंग का मतलब बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में क्या कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। और सिलेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चों को अगली जॉब के लिए क्या कर दिया जाता है, मतलब अगली क्लास के लिए सिलेक्ट कर दिया जाता है कि अब ये 5वीं क्लास से 6वीं में क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। कि अब अभी तक ये 5वीं कक्षा में था, लेकिन अब ये 6वीं कक्षा में जा सकता है। तो वही जो एंड में आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। एंड ओके, उसके बाद इसमें कुछ पढ़ना जाता है। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन यही होता है, ठीक है, इसी को एक्सटर्नल इवैल्यूएशन बोल देते हैं। समझ आया? एक्सटर्नल और समेटिव सेम है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ना हुआ तो पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल है, फॉर्मेटिव और एक्सटर्नल है समेटिव। फॉर्मेटिव समेटिव का चार्ट ये दिया हुआ है, सब डिटेल में घर से पढ़ लेना होमवर्क में आप इसको। डायग्नोस्टिक समेटिव। अच्छा, एक और चीज, पेपर में कई बार ना फॉर्मेटिव को असेसमेंट फॉर लर्निंग लिखा जाता है और समेटिव को असेसमेंट ऑफ लर्निंग लिखा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो, एक चीज का मीनिंग समझ आ गया, अब उसके चाहे 4 अलग अलग नाम है, तो इसका ये नहीं है कि आप उनको चारों को अलग अलग से पढ़ोगे। आपको पता चल गया कि सर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही समेटिव फॉर लर्निंग होती है, वही इंटरनल इवैल्यूएशन होती है या इंटरनल असेसमेंट होती है। तो फिर सारे फीचर उसके अपने आप आ जाएंगे। और समेटिव का मतलब ऑफ लर्निंग होता है, एक्सटर्नल भी वही होता है। तो चाहे फिर ऑफ लर्निंग लिखा हो, समेटिव लिखा हो, या फिर एंड में की जाने वाली लर्निंग हो या इवैल्यूएशन हो, तो सबका क्या हो जाएगा, सेम टू सेम मीनिंग है, वो रह जाएगा। क्लियर? इसके अंदर एक और है, किर्कपैट्रिक मॉडल, किर्कपैट्रिक इवैल्यूएशन मॉडल, RLBR। अब ये है, इस बंदे का नाम है और ये पेपर में सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बोलता है कि सबसे पहले हम रिएक्शन पे काम करते हैं, मतलब बच्चों का रिएक्शन। जैसे बच्चों को कोई क्या बोलते हैं, आप बच्चों को कोई ट्रेनिंग देते हो, बेसिकली ये ट्रेनिंग का मॉडल है, ठीक है, ये ट्रेनिंग का मॉडल होता है। तो ये बोलता है कि जब हम पहले बच्चों को ये बोलते हैं कि हम आपको ये वाली ट्रेनिंग देना चाहते हैं, बच्चों को ये वाली ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उनका रिएक्शन नोट करें कि कौन कौन से बच्चे एक्साइटेड हैं, कौन कौन से बच्चे एक्साइटेड नहीं है। जैसे बोलो फॉर एग्जांपल, कल को आप क्लास में जाके बच्चों को बोल दो कि हम आज से गाड़ी सीखना शुरू करेंगे, सारे बच्चों को गाड़ी सिखाई जाएगी, तो वो पहला रिएक्शन जो उनका होगा वो चेक करेंगे कि वो जॉब के लिए तैयार हैं या सीखने के लिए तैयार हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा खुश है ना, समझ रहे हो ना। तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ट्रेनिंग फेवरेबल, एंगेजिंग एंड रेलेवेंट हो जाए, तो आप उसको रेलेवेंट बनाने की कोशिश करें। लर्निंग का मतलब क्या होगा कि कितने लेवल तक बच्चों को सिखाना, द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट एक्वायर द इंटेंडेड नॉलेज, जो भी नॉलेज है, बिहेवियर। जब आप किसी चीज को लर्न कर लेते हो तो वो कहां पर नजर आती है, वो आपके बिहेवियर में नजर आती है। वो कहां पर नजर आती है, आपके एक्शंस में नजर आती है। कहां नजर आती है, वो चीज आपके एक्शंस में नजर आती है। तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप एक्ट करते हो और उसके बाद एंड में हमें क्या मिल जाता है, हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हमें एंड में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लास्ट में हमें क्या मिल जाते हैं, रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब इस तरीके की चीजें पेपर में आपको सीक्वेंस वाइज पूछी जाती है। इस तरीके की चीजें हैं जो आपको पेपर में एक सीक्वेंस वाइज पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है, एक सीक्वेंस वाइज पूछी जाती है। तो इस वजह से ये वाली जो स्लाइड है, ये वाला जो चार्ट है, इसको याद रखना आपके लिए जरूरी। ओके, तो ये आपका इवैल्यूएशन टॉपिक खत्म हो गया। सिर्फ इसके टेस्ट हैं और जो क्राइटेरिया और दूसरे हैं वो कल पढ़ेंगे, और कल बहुत चीज़ों को, कल लर्निंग वाला टॉपिक शुरू करेंगे। लर्निंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा टॉपिक है, उसको कल शुरू करेंगे। ठीक, आज पेपर 2 की क्लास 1 बजे ही है। देखते हैं उसकी टाइमिंग का कुछ सभी फिक्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब आना नया कोर्स है बैंकिंग। बाकी क्लासेस हैं वो आई थिंक परसों और चौथे